हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मैंने तुम्हारे को फाइनल अकाउंट का जो बताया था, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट, उनको तुमने थोड़ा देखा है दोबारा? ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट जो बताई है उसमें कुछ मदे जैसे होती है वो मैंने बताई है। बाकी मैंने तुम्हारे को 11th में लिखवाई थी और आपके बुक में थी, उनको थोड़ा सा रिपीट किया है तुमने? या नहीं किया? हेलो, हाँ हितेश। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ, उसको फाइनल अकाउंट को तुमने रिपीट किया है दोबारा? नहीं सर। अरे तो उसको देखना चाहिए ना, फिर वो तुम्हारे को अच्छी तरह समझना है तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। हाँ सर, एक और दे। उसको उसमें थोड़ी सी मत करो, ये डील देना बेकार है, क्योंकि अभी तुम्हारे 12th का स्टार्ट नहीं करा है मैंने, क्योंकि वो 11th का जो बेस है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में तुम्हारे 12th का स्टार्ट कराऊं, वरना वो 12th का तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। और फाइनल अकाउंट तो मैंने बता दिया था, एक एडजस्टमेंट वाला थोड़ा सा बाकी बचा था, तो वो एडजस्टमेंट मैं तुम्हारे को बताऊंगा, तो वो एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे एडजस्टमेंट हो जाए। और इसके लिए मैं तुम्हारे को 2-3 दिन से बता रहा हूँ, ये जो एडजस्टमेंट है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मतलब 12th में, मतलब ये देख लो आपके लगभग 80% आपके कोर्स में ये चीज है वो काम में आएगी। मतलब लगभग हर चैप्टर में कोई 1-2 चैप्टर ही आपके ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर ये एडजस्टमेंट काम में नहीं आएंगे, बाकी ज्यादातर जो आपके चैप्टर है उनके अंदर ये एडजस्टमेंट काम में आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उसको फाइनल अकाउंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसमें कोई इतना थोड़ी है, घर पर रहते हो तो थोड़ा सा इसमें तुम्हारे को टाइम देना ही पड़ेगा। तो एक बार आज, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आज एक बार उसको देख लेना, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट आज ही, कल के लिए नहीं। और आज मैं तुम्हारे को ये एडजस्टमेंट बता रहा हूं इसमें है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन सहित अंतिम खाते। तो फाइनल अकाउंट का तो मैंने तुम्हारे को बता दिया था कि व्यापारी के द्वारा वर्ष के अंत में खाते तैयार किए जाते हैं, वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, और सारे खाते तैयार करने के बाद में खाते तैयार किए जाते हैं, इसलिए हम इनको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फाइनल अकाउंट व्यापारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट ही है जिनकी सहायता से व्यापारी अपने व्यापार की संपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, कि व्यापार की वास्तविक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार में कुल खर्चे कितने हो रहे हैं, व्यापार की कुल इनकम कितनी हो रही है, फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, फर्म की संपत्तियां कितनी है, फर्म के दायित्व कितने हैं, इन सब चीजों की जानकारी फाइनल अकाउंट से मिलती है। तो इसलिए फाइनल अकाउंट व्यापारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट है, ये हम वर्ष के अंत में तैयार करते हैं, वर्ष के अंत में, या तो 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को। ठीक है, इनमें से कोई से भी हम कभी भी तैयार कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया था कि जो बड़ी व्यापारिक संस्थाएं हैं, जैसे फर्म है, बड़ी बड़ी फर्में हैं, कंपनीज है, बैंक है, वो सब 31 मार्च को खाते तैयार करती है। तो 31 जो मार्च है, 31 मार्च है, उनका क्लोजिंग डे होता है। तुमने बहुत सारे व्यक्तियों को जो ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बैंकों के में जॉब करते हैं, उनके लिए सुना होगा तुमने, बैंकों के लिए सुना होगा कि क्लोजिंग डे है 31 मार्च को। 31 मार्च को बैंक वाले ग्राहकों के साथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो केवल अपने जो खाते हैं उन्हीं को कंप्लीट करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो भी 31 मार्च को खाते तैयार करती है। तो 31 जो मार्च है, 31 मार्च है, वो क्लोजिंग डे होता है। उस दिन वो खाते क्या है, कंप्लीट किए जाते हैं। खातों का जो प्रोसेस है वो तो पहले से ही चल रहा होता है, वो एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होता है। वो तो क्या है, उस दिन फिनिशिंग, अंत में उनका टोटल लगा करके उसका बैलेंस वगैरह है वो निकाला जाता है, बस वही होता है इसके अंदर।
तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो हर व्यापारिक संस्था के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारिक संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनके लिए क्या है, फाइनल अकाउंट तैयार करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी आती है। ये फाइनल अकाउंट जब तैयार किए जाते हैं, समस्याएं कौन सी आती है? क्योंकि कई व्यापार में ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो वर्ष में हो तो जाते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते हैं। आधे उनमें वर्ष में हो जाते हैं और आधे उस वर्ष के बाद में होते हैं, है तो उसी वर्ष से संबंधित। जैसे हम खाते हैं 31 मार्च 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 को हम खाते तैयार कर रहे हैं। तो इसका वर्ष का जो प्रारंभ है वो कब से होगा? 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ष है 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ है और 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वर्ष की जो अवधि होती है इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये जो एक वर्ष की अवधि होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ष की जो अवधि होती है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च हो या 1 जनवरी से दिसंबर हो, कोई सी भी हो, इस एक वर्ष की अवधि जो होती है जिसमें हम खाते तैयार करते हैं, वो कोई सा भी वर्ष हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान दो ना, इसमें तुम्हारा ध्यान नहीं है शायद। देखो, ये एक वर्ष की अवधि होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो या फिर 1 जनवरी से भी हो सकती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये कोई सा भी वर्ष हो। ये एक वर्ष की जो अवधि होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। तो जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं उसको हम फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो खाते तैयार किए जाते हैं इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वित्तीय खाते। फाइनल अकाउंट तो हम बोलते ही है, अंतिम खाते तो बोलते ही है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वित्तीय खाते। क्योंकि जिस वर्ष के खाते तैयार होते हैं वो उसका वित्तीय खाते होते हैं उस वर्ष का। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है, चाहे किसी भी वर्ष का हो, उसमें खाते तैयार होते हैं, उनको हम फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जिस वर्ष का, जैसे हम खाते इस वर्ष का तैयार कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 को हम खाते तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर तो है ही। इस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं, यही वर्ष है, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया? चालू वर्ष, करंट ईयर। क्योंकि जिस वर्ष के खाते तैयार करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? चालू वर्ष, करंट ईयर। पिछला वर्ष जो होता है वो प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, तो ये एक वर्ष की अवधि में व्यापारी के द्वारा ये खाते तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या है, बहुत से ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो इस वर्ष में कंप्लीट नहीं हो पाते, है तो इसी वर्ष से संबंधित, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाते। भाई जैसे मान लो कि आपने क्या है, कहीं पर कोई जॉब किया, कोई काम किया, और मान लो कि ये आपके जो महीना जैसे चल रहा है, ये आपके अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, अगस्त में आपने कहीं पर भी काम किया, ठीक है, आपने कहीं पर सर्विस की, और अगस्त महीने की सैलरी है वो आपको सितंबर में मिल रही है। ठीक है, अगस्त महीने की जो सैलरी है आपकी, और वो कब मिल रही है? सितंबर में। तो वो सैलरी सितंबर की मानी जाएगी या अगस्त की मानी जाएगी? बताओ।
अगस्त की जो सैलरी है आपने पूरे, ये अगस्त का महीना चल रहा है, आपने इस अगस्त के महीने में कहीं पर भी काम किया कोई भी कंपनी में, ठीक है, और इस महीने का जो पैसा है वो आपको अगले महीने में मिला, अगले महीने में मिलता है वैसे, तो वो सैलरी अगस्त की मानी जाएगी या सितंबर की मानी जाएगी? बताओ कब की मानी जाएगी? अगस्त की। अगस्त की मानी जाएगी ना। बस यही मैं कहना चाहता था कि इसमें खातों में हमारे यही नियम है कि जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं उस वर्ष से संबंधित आय और व्यय की मदों को ही खातों में दिखाया जाता है। अगर हम ये इस वर्ष के खाते तैयार कर रहे हैं, जैसे ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के हम वर्ष का प्रारंभ किया, 31 मार्च 2021 को हम खाते तैयार कर रहे हैं, तो इस वर्ष के खातों में इस वर्ष से संबंधित आय और व्यय की मदों को ही दिखाया जाएगा, न तो इस वर्ष से पहले की मदों को दिखाया जाएगा न इससे बाद की दिखाया जाएगा। क्योंकि जिस वर्ष के खाते तैयार कर रहे हैं, कोई भी इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, आय की मद हो चाहे व्यय की मद हो या और कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो, अगर इस वर्ष से संबंधित है तो उसको इस वर्ष के खातों में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि न तो हम उसको पिछले वर्ष में दिखा सकते हैं न अगले वर्ष में। कई बार ऐसे होता है पिछले वर्ष की कोई इनकम थी और हमारे को चालू वर्ष में प्राप्त हो रही है, तो वो चालू वर्ष की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इनकम पिछले वर्ष की थी, तो उसको पिछले वर्ष के खातों में ही दिखाया जाएगा। कई बार एडवांस में इनकम भी प्राप्त हो जाती है। इनकम एडवांस में कैसे? जैसे मान लो कि आपने क्या है, कोई दुकान है किराए पर दी, आपके पास दुकानें हैं 3-4, आपने क्या है एक दुकान आपने कर रखी है और 2 दुकानें आपने किराए पर दे दी, ठीक है। आपने क्या है जिसको दुकान किराए पर दी उससे क्या है आपने 3 महीने का एडवांस ले लिया। कई तो ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने का एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, 31 मार्च 2021 को खाते तैयार कर रहे हैं, 1 जनवरी 2021 में वो दुकान किराए पर दी, ठीक है। 1 जनवरी 2021 में आपने उस व्यक्ति से 6 महीने का किराया एडवांस ले लिया। इस वर्ष के हम खाते तैयार करेंगे, ये वर्ष कौन सा, 31 मार्च 2021 में जब खाते तैयार करेंगे तो इस वर्ष के खातों में हम जो किराया है वो 6 महीने का नहीं दिखाएंगे। कितने महीने का दिखाएंगे? केवल 3 महीने का। क्यों? क्योंकि आपने जो दुकान किराए पर दी है वो 1 जनवरी को दी है और 1 जनवरी से 31 मार्च तक समय कितना होता है? 3 महीने। और हमारे खातों के नियम के अनुसार जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं उस वर्ष से संबंधित आय और व्यय की मदों को ही दिखाते हैं। तो इस वर्ष में केवल 3 महीने बचे हैं, तो किराया हम इस वर्ष के खातों में, किराया तो 6 महीने का ही प्राप्त किया है, लेकिन इस वर्ष के खातों में केवल 3 महीने का किराया ही दिखाएंगे, 6 महीने का नहीं। बाकी 3 महीने का किराया इससे अगला जो वर्ष आएगा जो 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा उसमें दिखाएंगे। ये हमारे खातों का नियम है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें क्या है, आधे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कब किस वर्ष, किसी भी वर्ष का है, या तो हम भुगतान बाद में कर रहे हैं या हमारे को बाद में बकाया रह गया है या बाद में हम प्राप्त कर रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम कभी भी ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि हमारे व्यापार की एक्चुअल जो इनकम है वो कितनी है, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है। क्योंकि आधी जो ट्रांजैक्शन है वो या तो पिछले वर्ष से संबंधित है या आगामी वर्ष से संबंधित है, जबकि हमने इस बात को ध्यान में रखा ही नहीं। हमने सभी ट्रांजैक्शन को इसी वर्ष में दिखा दिया क्योंकि हमने इस वर्ष में या तो भुगतान किया था या प्राप्त किया था, तो ये गलत माना जाता है। तो अपने लेखा पुस्तकों के नियम के अनुसार, लेखा शास्त्र के नियम के अनुसार जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं उस वर्ष के खातों में उस वर्ष से संबंधित आय और व्यय की मदों को ही दिखाते हैं, न तो पिछले वर्ष की मदों को शामिल करते हैं न आगामी वर्ष की मदों को शामिल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें मेन आपके यही है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष कहलाता है, और इसी वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं तो ये चालू वर्ष है, करंट ईयर।
और चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय की मदों को ही हम शामिल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक सामान्य नियम। अब देखो इसमें एडजस्टमेंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट हमने पढ़ लिया है और एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनको कैसे दिखाया जाता है वो देखिए। इसमें देखो इसमें बहुत से एडजस्टमेंट होते हैं, तो मैं आपको एक पहला एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं। ये है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको हम बोलते हैं अदत्त या बकाया व्यय। पहला एडजस्टमेंट है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम हिंदी में अदत्त या बकाया व्यय बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में बोलते हैं बकाया व्यय, ये तो निश्चित हो गया कि बकाया खर्चा होता है। अब क्या होता है, मैंने अभी इससे पहले ये बताया था कि अधिकतर आपके ये मान लो कि बुक में भी ये ऐसा ही वित्तीय वर्ष अपनाया जाता है, अधिकतर अप्रैल से मार्च तक। तो ये हमारे खाते तैयार होते हैं एक वर्ष की अवधि के, जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः आपके यही वर्ष अपनाया जाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि बड़ी जो कंपनीज है, बैंक है, उनके अंदर ये वाली अवधि है अपनाई जाती है, इसलिए अप्रैल से मार्च रखते हैं। अब अदत्त व्यय या बकाया व्यय किसे कहते हैं, तो मैं तुम्हारे को डेफिनेशन बता रहा हूं। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है। चालू वर्ष कौन सा, जैसे हम 2021 में खाते तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा वर्ष हो गया, चालू वर्ष। जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो हमारे लिए चालू वर्ष कहलाता है, ये करंट ईयर है। और हम इस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे वे जो चालू वर्ष से संबंधित है, कोई भी खर्चे जो इस वर्ष से संबंधित है, मतलब जिस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं, लेकिन वर्ष के अंत तक या वित्तीय वर्ष जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष मतलब जिस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं वो हमारा वित्तीय वर्ष भी हो गया। वित्तीय वर्ष के अंत तक हमने भुगतान नहीं किया है, अदत्त या बकाया व्यय कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने, ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है, जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो चालू वर्ष हो गया, लेकिन उनका भुगतान हमने उस वर्ष के अंत तक यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं किया है, अदत्त या बकाया व्यय कहलाते हैं। अच्छा, अब ये खर्चे है तो इसी वर्ष से संबंधित 2021-20-21 से संबंधित है, और हमने अभी तक भुगतान नहीं किया है, बकाया है। और ऐसे खर्चों का भुगतान अगर हम बाद में करते हैं, अगले वर्ष में करते हैं, तो ऐसे खर्चे अगले वर्ष के थोड़ी माने जाएंगे, इसी वर्ष के माने जाएंगे, क्योंकि ये खर्चे किस वर्ष से संबंधित है, इस वर्ष से संबंधित। और जब इस वर्ष से संबंधित है तो ऐसे खर्चों को दिखाया भी इसी वर्ष में जाएगा, न कि आगामी वर्ष में। तो इसलिए हम इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मैंने बताया कि सैलरी जो होती है यानी कि वेतन हमेशा अगले महीने में दिया जाता है। जैसे इस वर्ष का वेतन, अगस्त का वेतन है, कब दिया जाएगा, सितंबर में। सितंबर का जो वेतन है वो कब दिया जाएगा, अक्टूबर में दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगले महीने की 1 तारीख को दिया जाता है, 1 तारीख 2 तारीख जो भी है, मतलब 1 तारीख के बाद में, तो अगले महीने में दिया जाएगा। तो जो वो वेतन है, ठीक है, यानी कि सैलरी, वो अगले महीने की थोड़ी मानी जाएगी, उसी महीने की मानी जाएगी जिस महीने से संबंधित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे आपने क्या है, आपकी दुकान है, ठीक है, और आपकी दुकान में एक कर्मचारी है, और उस कर्मचारी को आप महीने के 5,000 रुपए देते हैं। आपने अपनी दुकान पर एक कर्मचारी रख रखा है दुकान पर काम करने के लिए, और आप उसको हर महीने के कितने देते हैं, 5,000 रुपए। तो खाते हम 12 महीने के बनाते हैं, 1 वर्ष के। 5,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का जो वेतन है, सैलरी है,
टोटल कितनी हो जाती है? 60,000। 60,000 हो गई। टोटल वेतन है वो तो आपके कितना बनता है? 60,000 बनता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, और सभी ऐसे करते हैं, जैसे हमारा अप्रैल से प्रारंभ हुआ तो अप्रैल का वेतन कब देंगे? मई में। मई का कब देंगे? जून में देंगे। ऐसे मार्च का जो वेतन है वो कब देंगे? अप्रैल में। अब हमने क्या किया, अप्रैल से लेकर के ये मार्च तक खाते तैयार किए, तो हमने फरवरी तक का वेतन तो दे दिया, क्योंकि फरवरी का वेतन हमने कब दिया? मार्च में, 1 मार्च में। लेकिन इस मार्च का जो वेतन है वो कब देंगे? अप्रैल में। लेकिन खाते तो हम 31 मार्च को तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने जो वेतन का भुगतान किया है वो कितना किया? 11 महीने का ही किया, 12 महीने का थोड़ी किया। खाते 12 महीने के बनाए जाते हैं, क्योंकि चूंकि हमने मार्च का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया है, भुगतान हमने 11 महीने का किया है। और 11 महीने का जो वेतन है, सैलरी है, वो आपके कितनी होती है? 55,000। 55,000 होती है, जबकि 12 महीने की टोटल सैलरी कितनी होती है? 60,000। यानी कि आपने अभी तक 11 महीने के वेतन का ही भुगतान किया है। तो सैलरी है उसको हम फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते। सैलरी को हम कहां दिखाते हैं फाइनल अकाउंट में? ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कहां दिखाया जाता है? डीआर साइड, क्योंकि खर्चे जितने भी होते हैं उनको लाभ हानि खाते के, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं? डीआर साइड में। इनकम जितनी भी होती है उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाते हैं? सीआर साइड में, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे दिखाएंगे कि हमने क्या किया, 11 महीने का वेतन का ही भुगतान किया है, बनता तो वेतन 12 महीने का है, लेकिन चूंकि हमने मार्च के वेतन का अभी तक भुगतान नहीं किया है तो इसलिए 1 महीने का वेतन बाकी रह गया। भुगतान चाहे हम अप्रैल में करेंगे लेकिन वेतन तो मार्च का ही माना जाएगा, और इस वर्ष के खातों में हम सभी को शामिल करेंगे, पूरे 12 महीने के वेतन को शामिल करेंगे। लेकिन दिखाने का तरीका है वो क्या है? तो दिखाने का तरीका देखो, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरी है उसको हम कहां दिखाते हैं? डीआर साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं, इधर 2 का इस्तेमाल होता है डीआर साइड में और सीआर साइड में बाई का इस्तेमाल होता है। तो डीआर साइड में सबसे पहले 2 सैलरी, आपने जो वेतन का भुगतान किया है वो कितना किया है? केवल 11 महीने का, 12 महीने का नहीं किया है। और 11 महीने का जो वेतन है 5,000 रुपए के हिसाब से कितना बढ़ता है? 55,000। तो आपने अभी तक 55,000 रुपए का ही भुगतान किया है। जैसे आपकी ये डीआर साइड का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा पक्ष है? ये डीआर। पूरा नहीं बता रहा मैं, वैसे बता रहा हूं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में ये तो आपके पर्टिकुलर्स आ गया और ये आपके अमाउंट आ गया, ठीक है। अब चूंकि हमने जो सैलरी भुगतान की है 55,000 की है, तो सबसे पहले तो हम उसको ऐसे दिखा देंगे, अंदर ये पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है इसी के अंदर ये अमाउंट वाला कॉलम है। लेकिन 1 महीने का वेतन तो अभी बाकी है। मैंने बताया था कि ऐसा वे जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन हमने उसको वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया, तो 1 महीने का जो वेतन है आपका कितना बाकी रह गया? 5,000। ये 5,000 रुपए जो बकाया रह गया इसी को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे का नाम। एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वे। अब वे का जो नाम है इसमें वो क्या है? सैलरी। तो सैलरी को हम क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ करके दिखा देंगे, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कितना है? 5,000। ये 5,000 रुपए हम इसमें जोड़कर दिखा देंगे। तो अमाउंट वाला जो कॉलम है इसमें कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए। इस प्रकार से आएगा, क्योंकि वेतन तो हमारा टोटल तो 60,000 ही बनता है, लेकिन हमने अभी तक 11 महीने का ही भुगतान किया था। तो जो 11 महीने का भुगतान किया था
तो खातों में तो आपने अभी तक वही दिखा रखा है, 55,000 तो वो दिखा दिया। और चूंकि अभी 1 महीने का वेतन चुकाना अभी भी बाकी है, तो जितना बाकी है उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी को हम बोलते हैं अदत्त या बकाया व्यय। तो ये 5,000 रुपए का जो वेतन बकाया रह गया है, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ करके दिखा देंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ऐसे वे जो चालू वर्ष से संबंधित है, मतलब जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, चालू वर्ष। लेकिन उसका भुगतान हमने चालू वर्ष के अंत तक नहीं किया है, अदत्त या बकाया व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्ययों को संबंधित व्यय की मद में जोड़ करके दिखाया जाता है। संबंधित व्यय मतलब जो खर्चा जिससे संबंधित है उसी में जोड़ेंगे। तो खर्चे का नाम क्या है, सैलरी है, तो सैलरी को सैलरी में जोड़ेंगे। अगर रेंट होता तो रेंट में जोड़कर दिखाते, और कोई खर्चा होता तो उसमें जोड़ करके दिखाते। तो ऐसे खर्चे को संबंधित खर्चे में या व्यय की मद में जोड़ करके दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। तो ध्यान रखना, खर्चे जितने भी होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट में भी आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर प्रत्यक्ष व्यय है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाएंगे। अन्यथा अधिकतर जो खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम इस प्रकार से दिखा देंगे, इसमें खर्चे में जोड़ करके दिखा देंगे। ये तो हो गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद में 2 जगह दिखाते हैं इसको, फिर दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है, ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को हम 2 जगह दिखाते हैं। एक तो खर्चा है, या तो ट्रेडिंग में होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सैलरी है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए आती है, इसमें आती है। अगर वेजेज होता तो वेजेज को हम कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो खर्चे के को हम कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कहां दिखाते हैं, डीआर साइड में। तो ये सैलरी थी, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ऐसे दिखा देंगे। अब इसको बैलेंस शीट में और दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो देखिए। बैलेंस शीट जो है अब ये तुम्हारे को मालूम है कि इसमें बैलेंस शीट में आपके 2 पक्ष होते हैं। इधर आपके लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं साइड में लायबिलिटीज होता है, और राइट साइड में दाएं पक्ष में आपके एसेट्स होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, इसको हम बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे। तो इसके लिए नियम है, अभी जो मैंने बताया था उसको याद रख लेना कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, अदत्त या बकाया व्यय, ऐसे खर्चों को संबंधित व्यय में जोड़ करके दिखाते हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में इसको किस साइड में दिखाया जाता है, लायबिलिटीज पक्ष में, बकाया व्यय को। अच्छा, इसमें बकाया व्यय है वो कितना है, कितना बकाया व्यय है इसमें बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है वो कितना है, कितना बताया था मैंने अभी, 5,000 है। क्योंकि टोटल जो आपके सैलरी है वो 60,000 बनती है। 60,000 बनती है, 55,000 की सैलरी का हम भुगतान कर चुके हैं, तो जो भुगतान नहीं की वही तो है बकाया। तो 5,000 रुपए का जो वेतन बकाया है, उस बकाया खर्चे को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, लायबिलिटीज पक्ष में। इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। और लायबिलिटीज साइड में हम कैसे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में जितना बकाया है उस बकाया को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखा देंगे। तो इसमें खर्चे का नाम है वो क्या है, सैलरी। अगर रेंट होता
तो हम बोलते हैं उसको आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी है तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर इंटरेस्ट होता बकाया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो एक्सपेंसेज की जगह, आउटस्टैंडिंग तो है ही, एक्सपेंसेज की जगह उस खर्चे का नाम आ जाएगा। तो इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक्सपेंसेज जो है खर्चा है, उसका नाम क्या है? सैलरी। तो उसका सैलरी का नाम लिख देंगे। तो लायबिलिटी साइड में हम कैसे दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अच्छा, कितना? 5000। ये 5000 रुपए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बाकी जो बैलेंस शीट की और मदे जो प्रश्न में दे रखी है वो तो दिखाएंगे ही। केवल इस एडजस्टमेंट की बात बता रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे को क्या है आज एक एडजस्टमेंट बताया है। और कौन सा एडजस्टमेंट बताया आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत या बकाया व्यय। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी उसको आप एक बार फिर से देख लो कि ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित है, मतलब जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो चालू वर्ष होता है, लेकिन ऐसे खर्चों का भुगतान उस वर्ष के अंत तक या चालू वर्ष के अंत तक नहीं किया गया है, अदत या बकाया व्यय कहलाते हैं। ऐसे खर्चों को संबंधित व्यय में या खर्चे में जोड़ करके दिखाया जाता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो अब इसमें देखो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, इसमें नाम दे रखा है ना खर्चे का। अगर नाम नहीं होता जब तो हम क्या लिख देते? एक्सपेंसेस। इसमें क्या है? खर्चे का नाम है वो क्या है? सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखा देंगे। और मैंने बताया कि संबंधित खर्चे में जोड़कर दिखाते हैं। तो खर्चे होते हैं ट्रेडिंग में भी आते हैं और पी&एल में भी आते हैं। तो ये जो खर्चा है सैलरी, ये पी&एल में आता है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया। अगर वो खर्चा ट्रेडिंग का होता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते। ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे हैं वो कौन से दिखाते हैं? प्रत्यक्ष में। ठीक है, तो मैंने आज तुम्हारे को एक ही एडजस्टमेंट बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बहुत शॉर्ट में, इतने टाइम के अंदर मैं 3 बताया, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट अच्छी तरह के एक ही एडजस्टमेंट बताया। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेना। ऐसा कोई इसमें कोई विशेष कोई बात नहीं है, केवल ध्यान देने की जरूरत है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? बकाया खर्च, मतलब जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं उस वर्ष का है, लेकिन हमने भुगतान नहीं किया था, हमने नहीं दिखाया तो खर्चे में तो जोड़कर दिखा देंगे और बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे? लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये अपना जो है आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा। कल मैं इससे आगे के एडजस्टमेंट बताऊंगा। इसमें क्या है, आपके जो एडजस्टमेंट है करीब 16-17 एडजस्टमेंट है। और आपकी क्लास उस समय चलती 11th की, अगर वो तो मैं आपको वो 10 दिन के अंदर वो कंप्लीट करा देता। बस वो एक चैप्टर का वही तो बाकी रहा था, तो वो कंप्लीट हो जाता अपना। तो और फिर अपने को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या है, अब इसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आगे की अपनी चीजें हैं वो क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए ये कोई ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा क्या है, तुम्हारे को आदत डालनी है पढ़ने की। अब इतने दिन से जैसे तुम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा आदत डाल लो। लेकिन आज मैं फिर तुम्हारे को बोल देता हूँ कि फाइनल अकाउंट जो आपके हैं ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना। ठीक है, आज अपनी क्लास ये ठीक है सर। कल से अपनी नेक्स्ट क्लास। ओके।